स्टार्ट। महोदय, मैं समझता हूँ कि मुंबई के बारे में वास्तव में जो हमारी प्रमुख कठिनाई है उसके बारे में महाराष्ट्र वासियों और मुंबई के दूसरे लोगों द्वारा कई दलीलें दी गई हैं। महाराष्ट्र वासियों की दलीलों में काफ़ी जोर है, मुझे इसके बारे में कोई शक नहीं है। दुर्भाग्य से मुझे दूसरों की दलीलों में भी जोर अनुभव होता है। माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद कांग्रेस कार्य समिति ने 3 राज्यों का सुझाव दिया था, लेकिन मेरी अपनी राय है कि राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों इन परिस्थितियों में सबसे अच्छी थी। मैं इसे स्वीकार करने के लिए दूसरों को मजबूर नहीं करना चाहता। महाराष्ट्र वासियों, गुजरातियों और दूसरे लोगों को वहाँ रहना है, इसलिए उन पर अपनी राय थोपने वाला मैं कौन होता हूँ। विशेषकर महाराष्ट्र वासियों पर जिन्होंने भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और जिन्हें भविष्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। पंजाब के मामले पर विचार कीजिए। लोग एक भाषी और द्विभाषी राज्यों की बात करते हैं। मैं किसी भाषा को जो महत्व देता हूँ उस पर पहले ही बल दे चुका हूँ और पंजाब के संबंध में मैं पंजाबी भाषा को जो महत्व देता हूँ उस पर बल देना चाहता हूँ। मैं इसे महत्व देता हूँ क्योंकि इस बात के अलावा कि बहुत से या सारे सिख चाहते हैं कि वह नहीं समझ पाता कि हिंदी भाषी लोगों को क्यों आपत्ति होनी चाहिए। हमारी विचारधारा सबको समा लेने वाली होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त किसी भाषा के छोटे मोटे नियम किसी वर्ग में एक खास संस्कृति की वृद्धि को दर्शाते हैं। पंजाब के लोकगीत पंजाबी संस्कृति का अत्यधिक महत्वपूर्ण अंग हैं, तथापि मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा में प्रौद्योगिकी पर कितनी पुस्तकें लिखी गई हैं। यदि किसी ऐसी पुस्तकें नहीं हैं तो राष्ट्रीय दृष्टिकोण से यह बहुत बड़ी कमी है। या तो इस कमी को पूरा करना होगा या भाषा को हानि पहुंचेगी और यह उन्नति नहीं करेगी। मैं पंजाबी भाषा को पूरा बढ़ावा देना चाहता हूँ, लेकिन हिंदी की कीमत पर नहीं। हिंदी की कीमत पर इसके होने का प्रश्न ही नहीं उठता। हिंदी हर तरह से इतनी मजबूत, व्यापक और शक्तिशाली है कि आगे बढ़ सकती है। दोनों भाषाओं को एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए। एक भाषा
द्वारा दूसरी भाषा को निकाल बाहर फेंकने का यह पूरा दृष्टिकोण ही गलत है। इसलिए मैंने भाषाई प्रश्न पर बल दिया है। यदि आप भाषा की दृष्टि से पंजाब को देखें तो आपको पता चलेगा कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचार करने योग्य नहीं है जो पंजाब के पूरे क्षेत्र में गुरुमुखी लिपि में पंजाबी के प्रयोग से पूरी तरह एक भाषी बनाता हो। जहाँ तक भाषा के बोलने का संबंध है, वह कहा जा सकता है कि लगभग सब पंजाबी लोग, चाहे वे कुछ भी कहें, पंजाबी बोलते हैं। वास्तव में उर्दू भी आधी पंजाबी है। महोदय, इसे सांप्रदायिक ढंग से देखना गलत है। आप पंजाब को कितना ही बांटें, लेकिन हिंदू और सिख पूरी तरह घुले मिले हैं। आप एक को 40% और दूसरे को 55% या एक को 30% और दूसरे को 70% आदि बना सकते हैं, लेकिन आप इस मूल तथ्य को नहीं बदल सकते हैं कि हर गांव में दोनों आपस में पूरी तरह घुले मिले हैं। इसलिए पंजाब के लिए बने रहने और खुशहाल व्यक्ति केवल बने रहने का भी एकमात्र रास्ता यही है। यदि एक साथ मिलकर इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। पंजाबी लोग बेशक बहुत गुणवान हैं, लेकिन महान गुणों से प्यार से एक साथ रहने का गुण प्रमुख नहीं है। शायद इसका कारण उनकी अत्यधिक सक्रियता हो। ये बहुत सक्रिय लोग हैं। आज भी आम आदमी की दृष्टि में पंजाब सब राज्यों में शायद सबसे ज़्यादा खुशहाल है। भाखड़ा नांगल और अन्य योजनाओं के कारण उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। यह बहुत ज़बरदस्त भविष्य है कि मुझे और हैरानी होती है कि उनके सामने इतना काम होते हुए भी वे अपनी ताकत बर्बाद करें। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि अगर पंजाब में हिंदू बहुसंख्यक हैं तो जो कि उनको कर्तव्य है कि वे सिखों के दिल जीतें और सिखों का कर्तव्य है कि वे हिंदुओं के दिल जीतें। मैं कहना चाहूँगा कि एक दूसरे का विरोध करना, अड़ंगा मारने की कोशिश और एक दूसरे को कमज़ोर करना समझदारी की राजनीति नहीं है। यह तो नासमझी है और इसे भारत में इससे बाहर निकालना है। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं एक बातें और कहना चाहूँगा। हमें इन सब मामलों पर
अपने आर्थिक विकास और दूसरी पंचवर्षीय योजना आदि की दृष्टि से विचार करना होगा।